So, hi everyone, and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of Indian Polity. So, guys, पिछली क्लास में हमने बात करी थी सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस की, जिसमें हमने समझा था क्या क्या तरीके होते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट का लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप काम करता है। ठीक है, और हमने पहले ही क्लास में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था दैट इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट द सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप. So in this video guys we'll talk about the center state administrative relationship in which जिसमें हम ये बात करेंगे कि सेंटर और स्टेट का बेसिकली एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप क्या है. अब देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया लॉज को बनाने के रिस्पेक्ट में क्या क्या रिलेशनशिप है, राइट. अब उन लॉ को इम्प्लीमेंट भी तो करना है, उन लॉ का एग्जीक्यूशन भी तो करना है, तो उस लॉ को जो कि बना उसके एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या क्या रिलेशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. All these things will be discussed in this particular video. All right, so let's begin with the session, guys, without any delay, and let's talk about the center state administrative relationship. तो अलग अलग हेडिंग्स में हम इसको पढ़ेंगे. नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. सो गाइज आई होप आप सबको पता है दैट इन द सेवेंथ शेड्यूल देर आर 3 लिस्ट विच आर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, इन द स्टेट लिस्ट द पावर टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट इज वेस्टेड विद द स्टेट. यूनियन लिस्ट में कोई भी अगर सब्जेक्ट मैटर है तो कानून बनाने का अधिकार सेंटर के पास है, और कॉन्करेंट में अगर है तो उसके ऊपर दोनों स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं. ठीक है, ये हमने बात पिछली क्लास में पढ़ी थी. नाउ जो एग्जीक्यूटिव पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स वो भी 7 शेड्यूल के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूटेड है. यानी कि यूनियन लिस्ट में अगर कोई लॉ बना, यूनियन लिस्ट का मान लेते हैं कि कोई लॉ बना है. अब यूनियन लिस्ट का लॉ किसने बनाया, कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, सेंटर बनाएगा. द लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट कैन बी मेड ओनली बाय द पार्लियामेंट एंड द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच लॉ लाइज ओनली विद द सेंटर. ठीक है, उसका जो पावर है ऑफ एग्जीक्यूशन है वो किसके पास है, सेंटर के पास है. यानी दैट लॉ शुड बी एंड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर गवर्नमेंट. And next is the state list. Of course, the executive power lies with the states, which means any law made on any subject matter mentioned in the state list, its implementation responsibility lies with the center. ठीक है. Now concurrent list, it is very interesting guys. Concurrent list थोड़ा सा interesting. अब देखो concurrent list में हमने पढ़ा था that either parliament or any state can make law on any subject matter. ठीक है, जो भी मैटर concurrent list में मेंशन है उसके ऊपर दोनों ही कानून बना सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है. और दूसरी चीज हमने ये भी पढ़ी थी कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर का जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा. ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखना, कॉन्करेंट लिस्ट में किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अगर कानून बना, कोई लॉ बना, एनी लॉ मेड ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, इट्स इम्प्लीमेंटेशन विल बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एग्जीक्यूशन कौन करेगा, स्टेट करेगा. Executive power is in the hands of a state even if a law has been enacted by the parliament, चाहे वो लॉ पार्लियामेंट ने क्यों ना बनाया हो. ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होती है, याद रखना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट खुद ही डिसाइड करे दैट नहीं दिस लॉ विल बी इम्प्लीमेंटेड, विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द सेंटर, तो ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करेगी. अदरवाइज एनी लॉ made on subject matter mentioned in the concurrent list shall be implemented by the state government only, even if that law is made by the parliament. ठीक है, now ये वाला पॉइंट याद रखेंगे. एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द सेंटर इन केस ऑफ एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट. कोई ट्रीटी है, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, कोई ट्रीटी है, उसको अगर इंप्लीमेंट कराना है, उसको अगर एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए जो पावर है वो किसके पास होगी, सेंटर के पास होगी. विद दैट रिस्पेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कोई पावर नहीं होती. ठीक है, फॉर एग्जांपल जेनेवा कन्वेंशन है, यूएनएसडीजी है, तो इन सभी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट कराने का काम, एग्जीक्यूट कराने का काम किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है. अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं. पहला पॉइंट ये है, देखो 2 रेस्ट्रिक्शंस है बेसिकली. स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके ऊपर 2 रेस्ट्रिक्शंस है. पहला रेस्ट्रिक्शन और दूसरा रेस्ट्रिक्शन. पहला रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर पार्लियामेंट ने बोल दिया है किसी लॉ को, अगर पार्लियामेंट ने कोई किसी लॉ को एग्जीक्यूशन कराने का जो जिम्मेदारी है वो किसको दिया, स्टेट को दिया, तो स्टेट को वो जिम्मेदारी का पालन करना ही पड़ेगा. द स्टेट हैज टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ which has been delegated by the parliament to any particular state. Number 1.
नंबर 2 मतलब स्टेट बेसिकली मना नहीं कर सकता, और नंबर 2 ये है कि जो स्टेट है वो पार्लियामेंट की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। अब देखो हमने कई बार इमरजेंसी में भी पढ़ा था और भी कई जगहों पे पढ़ा था कि ड्यूरिंग इमरजेंसी जो सारी की सारी ताकत है वो किसके हाथ में आ जाती है, पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। बट इन एनी केस ऐसा कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं होता, ठीक है। यानी द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू दैट। So these are the two restrictions over the executive power of states. Alright, I hope this is clear. Now let's move ahead. अब ये चीज जो दो restrictions बताई ये प्लीज आप अपनी PDF में लिख लेना। एंड PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाके मिल जाएगी, वहां पे एक लिंक पिंड है, वहां पे हमारे पोर्टल पे जाके आपको PDF मिलेगी। एंड टेलीग्राम चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम, सॉरी one second guys, you can join this telegram group. All right, now the next heading is center's directions to states. ठीक है, सेंटर के डायरेक्शन होते हैं टू स्टेट्स के विद रिस्पेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव पावर। मतलब देर आर certain instances, there are 4 instances in fact in which centers can direct states with respect to their executive power. Number 1 is the maintenance of means of communication, ठीक है। नंबर 2 इज द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज, बहुत डायरेक्ट है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन देन इन दैट केस सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एग्जीक्यूटिव पावर। सिमिलरली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदर टंग at primary stage to children belonging to linguistic minorities and implementation of schemes meant for the welfare of tribals. In all these 4 cases the central government can direct the states with respect to their executive power. ठीक है, I hope guys this is clear. Now let's talk about the delegation of functions. देखो आज का सेशन में कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं जिनमें से कई चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज का सेशन छोटा सा ही होने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नाउ डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। सी बोथ सेंटर एंड स्टेट, दोनों सेंटर और स्टेट एक दूसरे को, दोनों सेंटर और स्टेट एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, फंक्शंस डेलीगेट कर सकते हैं। दोनों ही सेंटर और स्टेट एक दूसरे को फंक्शंस डेलीगेट कर सकते हैं 3 तरीकों से। अब ये 3 तरीके कौन से हैं? नंबर 1, प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेंटर टू अ स्टेट। याद रखना, प्रेसिडेंट नॉट द पार्लियामेंट। President can delegate executive function of center to any state with the consent of the state government, which means there is a requirement of consent of the state government to which the power is being delegated. ठीक है, जिसको पावर डेलीगेट की जा रही है उसका कंसेंट जरूरी है। एंड दूसरा, गवर्नर with the consent of center again can delegate executive function of the state to the center. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर को डेलीगेट कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट, एंड गवर्नर ऑफ एनी स्टेट कैन डेलीगेट द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ दैट स्टेट टू द सेंटर विद द परमिशन विद द कंसेंट ऑफ द सेंटर। ठीक है जी। एंड नाउ तीसरा तरीका बड़ा हार्श है, इसमें बेसिकली क्या है, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है सेंटर के वो सेंटर जो है वो डेलीगेट कर सकता है टू द स्टेट इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इवन विदाउट इट्स कंसेंट। बट ऐसा कब होगा, बट ऐसा जो है वो प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, ऐसा कौन करेंगे, पार्लियामेंट करेंगे। बट दिस हैज टू बी डन बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट। बट दिस कैन नॉट बी डन बाय एनी स्टेट लेजिस्लेचर, विच मीन्स स्टेट कैन नॉट delegate its function to the center without its consent. However, center can delegate their function to any states without its consent, but this has to be done by the parliament and not by the president. ये तीनों चीजें याद रखना। और इमरजेंसी में ऐसा होता है। तीसरा वाला केस कहाँ का है, इमरजेंसी का है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट हेडिंग, ऑल इंडिया सर्विसेज के रिस्पेक्ट में सेंटर स्टेट की एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप क्या है। सो गाइस हम सब जानते हैं दैट हमारे देश में सेंटर और स्टेट के रिस्पेक्टिव पब्लिक सर्विसेज हैं। ठीक है, इन इंडिया बोथ सेंटर एंड स्टेट्स हैव देयर रिस्पेक्टिव पब्लिक सर्विसेज, जिसको हम सेंट्रल सर्विसेज बोलते हैं और स्टेट सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, बट देयर आर 3 सर्विसेज विच आर कंसीडर्ड एज ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, 3 सर्विसेज ऐसी हैं, IAS, IPS एंड IFS, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज मानी जाती हैं। अब ये ऑल इंडिया सर्विसेज इसलिए मानी जाती हैं बिकॉज इन सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं
ये सेंटर को और स्टेट को दोनों को ही इक्वली सर्व करते हैं, ठीक है, ये दोनों को सर्व करते हैं, सेंटर को भी सर्व करते हैं और स्टेट को भी सर्व करते हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट दे आर ट्रेन्ड एंड रिक्रूटेड बाय द सेंटर। मतलब जो अल्टीमेट कंट्रोल है ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर वो किसका है, सेंटर का है। अगर हम इमीडिएट कंट्रोल की बात करते हैं तो वो होता है स्टेट का, बट अल्टीमेट कंट्रोल की बात करेंगे तो वो किसका होता है, सेंटर का होता है। और अभी थोड़ा सा कंफ्लिक्ट भी चला है इसके रिस्पेक्ट में, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रूल्स चेंज कर रही है इसके रिस्पेक्ट में, तो वो किसी हम अगले दूसरे वीडियो में बात करेंगे। सो द मेंबर्स ऑफ दीज सर्विसेज बोथ serve both center and state, but they are trained and recruited by the center, and these services are jointly controlled by the center and the states, but the ultimate control rests with the center. ठीक है। नाउ पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात कर लो। नाउ गाइस यू मस्ट बी वंडरिंग कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेपर में। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट यू वरी, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना। और अगर आप सीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस में पूछा जा सकता है डायरेक्टली, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन सेंटर स्टेट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें यू कैन यूज ऑल दीज हेडिंग्स विद दीज रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव क्या एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप है। नाउ अब हम सबने पढ़ी थी ये चीज की दैट जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, द चेयरमैन एंड इट्स मेंबर, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात तो सही है। तो यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे हुआ बिकॉज दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है जी। सो द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ एन एसपीएससी though appointed by the governor can be removed by the president only, which means the governor of that state does not have the power to remove the chairman and members of an SPSC. Next is a joint SPSC की अगर हम बात करें, सी a joint SPSC कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है on the request of 2 or more states। ठीक है, और इसके भी जो मेंबर्स होते हैं these are appointed by the president only. However, अब जो joint state public service commission होगा वो किसके लिए काम करेगा, स्टेट के लिए काम करेगा, बट द मेंबर्स एंड चेयरमैन आर रिक्रूटेड बाय द आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, एंड तीसरा यूपीएससी विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर एंड अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। याद रखना दोनों चीजें चाहिए, गवर्नर की रिक्वेस्ट भी चाहिए, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट भी चाहिए। अब देखो होगा क्या, मान लो कि कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, अब देख लो उसी में मान लो थर्ड ऑप्शन में या फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में ये वाली लाइन गिवन है, यूपीएससी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर कैन सर्व द नीड ऑफ अ स्टेट। तो क्या ये बात सही है? नो, बिकॉज यूपीएससी अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट टू सर्व द नीड्स ऑफ अ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टेट सर्विसेज। ऑलराइट, तो छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, जिसपे हम फोकस नहीं करते हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। सो रिमेंबर हमारे देश में सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है और जो कि सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों को एनफोर्स करते हैं। सो वी हैव सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स विच एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। द जजेस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वी ऑल नो दिस, एंड पार्लियामेंट कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है गाइस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई समझने वाली चीज नहीं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इन वाले सेशन से तो गाइस आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस सेशंस, उसके बाद आपको ये चीजें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमरजेंसी रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स that during national emergency the center becomes all powerful. It becomes empowered to give any executive direction to a state on any matter. ये वर्ड याद रखना, any matter, किसी भी मैटर के ऊपर सेंटर जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट को ऑन एनी मैटर। और दूसरा अगेन ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल में तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो होती ही नहीं है, वो डिसॉल्व हो चुकी होती है, तो पूरी की पूरी पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। So during president rule, the president assumes all the executive functions of the state government. And financial emergency के वक्त भी ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, the center can give various necessary directions. For example, the center can direct state to reserve all the money bills for consideration of the president of India. ठीक है, so these are the emergency relations with respect to these are the center state relations
center state administrative relations during an emergency. ठीक है. So guys, that's it for the session today. I hope all the provisions, all the constitutional provisions are clear. Now एक चीज और याद रखो that along with all these provisions, there are certain extra constitutional devices. There are certain extra constitutional devices which play a major role in the center state administrative relation, and first and foremost example is नीति आयोग. ठीक है. इसके अलावा जोनल काउंसिल्स हैं. ठीक है जी. एंड इसके अलावा आपके जो जो वो होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है. तो ये सारे क्या है, बेसिकली दीज आर द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस दैट प्ले अ मेजर रोल in maintaining the cooperation between center and states. All right. So I hope guys this is clear. On Monday I will talk about the center state financial relationships which are very important. Okay. So I'll see you on the Monday. Bye bye. Take care and God bless.